नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। एक खबर है जो सबको तकलीफ दे रही है, वो है बिहार के एक बाहुबली भूतपूर्व सांसद आनंद मोहन को सज़ा पूरी होने के पहले जेल से रिहा करने की। इस बात को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन खुद बिहार के भीतर बहुत जमकर विरोध नहीं हो रहा है। कहने के लिए भाजपा, जो कि विपक्ष में है, वो थोड़ा बहुत विरोध जरूर कर रही है, लेकिन कोई जोर लगाकर वो विरोध करते दिख रही हो, ऐसा भी नहीं है। इसकी एक वजह शायद ये है कि बिहार में हर किसी को अपराधी अच्छे लगते हैं। राजनीति में तमाम लोगों को अपराधियों की ज़रूरत पड़ती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, और वहाँ इनके बिना काम चलाना मुश्किल रहता है या लोगों को अच्छा नहीं लगता इनके बिना काम चलाना। अब ये आनंद मोहन के किस्से को थोड़ा सा समझ लें हम कि ये क्या है। 1994 की बात है। बिहार के गोपालगंज ज़िले में जी कृष्णैया नाम का एक कलेक्टर था। बड़ा ईमानदार कलेक्टर था, शायद दूसरा ही ज़िला था उसका। चंपारण पहला ज़िला था, ये दूसरा ज़िला था। ईमानदार कलेक्टर था, मेहनती था, और आंध्र के, जो अभी तेलंगाना में आता है जो हिस्सा, वहाँ के एक मजदूर परिवार से आया हुआ था कृष्णैया। पिता मजदूरी करते थे, ये खुद भी कुली का काम करता था। वहाँ से आगे बढ़ते हुए यूपीएससी से निकलकर ये आईएएस बना और बिहार काडर अलॉट हुआ, वहाँ कलेक्टर बना। लोग बड़ा पसंद करते थे, बड़ा गरीबों का हमदर्द था, ईमानदार कलेक्टर था। आनंद मोहन नाम का आदमी उस समय भी बहुत ही दबंग था, बहुत बड़ा अपराधी था। उस समय इसने अपने एक साथी, आनंद मोहन के एक दूसरे अपराधी साथी, मुन्ना शुक्ला या ऐसा कुछ नाम था। आनंद मोहन खुद राजपूत हैं, उनका ये सहयोगी भी उच्च सवर्ण जाति का था, मुन्ना शुक्ला या ऐसा कुछ नाम था। उसकी हत्या हो गई थी। उस हत्या की नाराज़गी में आनंद मोहन ने भीड़ को इस कलेक्टर के ऊपर झोंक दिया कि इन्हीं लोगों ने मरवाया है हमारे आदमी को। तो पूरी की पूरी भीड़ ने वहाँ पे पत्थरों से शायद गोलियां भी चलाई गई। कलेक्टर को वहाँ पे मार डाला गया, सड़क पर मार डाला गया कलेक्टर को। भीड़ हत्या जिसको कहते हैं, वो हुई कलेक्टर की। मुझको तो बिल्कुल याद नहीं था कि किसी और कलेक्टर की उनके ज़िले में ऐसी हत्या हुई हो, लेकिन मैं इस बारे में जब पता लगा रहा था, बिहार के एक मेरे पत्रकार दोस्त हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उनसे पता लगा कि बिहार का इतिहास और मिजाज कुछ ऐसा है कि इसी गोपालगंज में इनके पहले एक और कलेक्टर की हत्या हो चुकी है। तो वो एक किस्सा अलग है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन आज हम ये कृष्णैया की बात कर रहे हैं, जिसके हत्या के मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद हुई थी। उम्र कैद में जेल में उम्र भर रहना पड़ता है, लेकिन बीच में 14 साल की सज़ा होने के बाद एक पुनर्विचार करने का अधिकार सरकार के हाथ में रहता है कि मुजरिम ने सज़ा इतनी काट ली है, उसका चाल चलन अच्छा है, तो उसको छोड़ा जा सकता है क्या। सरकार के कुछ पैमाने रहते हैं, सरकार की एक कमेटी उस पर विचार करती है और छोड़ती है। नीतीश कुमार ने अभी कुछ अरसा पहले, आनंद मोहन के परिवार में एक शादी थी। आनंद मोहन जेल से पैरोल पे निकल कर वहाँ पे आए हुए थे। वो नीतीश कुमार की पार्टी में रहे हुए हैं, नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हुए हैं, नीतीश कुमार के पसंदीदा अपराधी रहे हुए हैं, देश के सांसद भी रहे हुए हैं। यूपी बिहार से ऐसे बहुत से सांसद देश की संसद में जाते हैं, जो मुजरिम रहते हैं वो बहुत सारे जाते हैं। अभी एनकाउंटर में जो अतीक अहमद मारा गया, वो भी सांसद था। तो खैर, अभी बात हम करें आनंद मोहन की। तो आनंद मोहन एक राजपूत था, और आनंद मोहन का उदय कैसे हुआ, इस बारे में मैंने एक बात की है। अभी एक जूम इंटरव्यू किया है मैंने। बिहार के मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं, बड़े प्रमुख पत्रकार हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, पुष्य मित्र, उनसे मैंने बात की है। तो हम इस वीडियो के बीच में उस बातचीत को भी आपको दिखाएंगे, ताकि बिहार के एक पुराने पत्रकार की जुबानी आपको सीधे सीधे वो सुनने मिले। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक माहौल बता देना चाहता हूं कि कैसे माहौल में रिहाई हुई। 2012 का बिहार का एक जेल मैनुअल था, जिसमें ये बात थी
कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की हत्या करने के जो अपराधी रहेंगे उनके मामलों पे समय पूर्व रिहाई पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जिस दिन आनंद मोहन के घर शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके उप मुख्यमंत्री आरजेडी के तेजस्वी यादव, ये दोनों लोग गए थे शादी में, वहाँ नीतीश कुमार ये बोल के आए थे कि हम बहुत जल्दी इनको रिहा करने का इंतजाम कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं था, नियम उसके खिलाफ था, आनंद मोहन की रिहाई पे विचार भी नहीं हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार ने वो नियम बदला। उस नियम में ये जोड़ा गया कि सरकारी कर्मचारी के हत्यारे लोगों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा जोड़ा गया, या ऐसी जो धारा थी उसको हटाया गया। कुल मिलाकर जेल मैनुअल में ये इंतजाम किया गया कि आनंद मोहन सरीखे लोगों की भी रिहाई हो सके। और जब ये पैमाना बनाया गया, बदला गया, तो करीब 27 लोगों की रिहाई इस पैमाने पे वहाँ पे हो रही है, जिनमें आनंद मोहन के लिए ही यह इंतजाम किया गया है, ये साफ साफ दिखता है। अब मैं यहाँ पर ये बतलाना चाह रहा हूँ कि सत्ता अपने पसंदीदा मुजरिमों के लिए क्या क्या करती है, उनको बाहर निकालने के लिए कैसे कैसे नियम बदलती है। ये एक अलग बात है कि हिंदुस्तान के आईएएस एसोसिएशन ने कल इसका कड़ा विरोध किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है, वो प्रस्ताव नीतीश कुमार को भेजा है। उन्होंने कहा है कि इससे बहुत ही खराब परंपराएं स्थापित होंगी, आपसे अनुरोध है कि इस फैसले को आप बदलें, ये कहा है उन्होंने। दूसरी तरफ हैदराबाद में बसी हुई उस मारे गए कलेक्टर की पत्नी उमा, उन्होंने इस फैसले को लेकर अफसोस जाहिर किया है कि मुझको मेरे पड़ोसियों ने बताया कि मेरे पति का हत्यारा इस तरह से छूट गया है। पहले उसको अदालत से फांसी की सज़ा हुई थी, फिर दूसरी अदालत ने उसको बदलकर उम्र कैद में बदला, और अब नीतीश कुमार ने उसको समय के पहले इस तरह से छोड़ दिया। और आनंद मोहन ऑलरेडी अभी वहाँ पर नेतागिरी की, राजनीति की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी वो पैरोल पे बाहर ही हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हम जेल जाएंगे, वहाँ से जब हम रिहा होंगे तब आएंगे, तब आपको बतलाएंगे। मायावती ने इसका विरोध किया है, जो बिहार में नहीं है। उन्होंने इस आधार पर विरोध किया है कि एक दलित परिवार का एक ईमानदार कलेक्टर था जिसकी हत्या की गई, ऐसे हत्यारे को समय पूर्व छोड़कर नीतीश कुमार ने गलत काम किया है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बिहार के इस सत्तारूढ़ गठबंधन में नीतीश के साथ में लालू यादव की आरजेडी पार्टी भी है, और वहाँ पर कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल है। बिहार के इस सत्तारूढ़ गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, मिल के ये लोग चुनाव पहले लड़ चुके हैं, साथ में रह चुके हैं, ये शामिल हैं उसमें। इसको समझने की ज़रूरत है। अब नीतीश कुमार एक तरफ तो पूरे देश में एक विपक्ष की एकजुटता के लिए दौरा कर रहे हैं, दिल्ली आके बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, खड़गे से मिल रहे हैं, केजरीवाल से मिल रहे हैं, बंगाल जाकर ममता से मिल रहे हैं, विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष को एक करने के लिए एक मुजरिम, हत्यारे और उसके बंदूकों की ज़रूरत है? ये किस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है? जो गरीब परिवार से आया हुआ ईमानदार कलेक्टर सड़क पर भीड़ के हाथों मारा गया, उकसाई गई भीड़ जिसमें आनंद मोहन को मुजरिम पाया गया था, उसकी पत्नी के दिल पे क्या गुजर रही होगी? आज बिहार, यूपी या दूसरी जगहों पर लोग, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी क्या सोचकर काम करेंगे, क्या सोचकर खतरा उठाएंगे कि उनके हत्यारों को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, उनके हत्यारों को महिमा मंडित किया जाएगा? लेकिन मैं जब बार बार यूपी बिहार बोल रहा हूँ, जहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण बड़ी आम बात मानी जाती है, तो मुझको एक बात और याद आ रही है। अभी हाल ही में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर भाजपा जीत के आई है। लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि गुजरात के चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के चुनाव हो गए हैं। वहाँ पर दोनों समाजों के बीच में इस कदर ध्रुवीकरण अलग अलग दो केंद्रों पर हो गया है कि ये
धार्मिक जनगणना किस्म के हो गए हैं गुजरात के चुनाव, तो जाहिर है कि उसमें हिंदू पार्टी बीजेपी को फिर से जीत कर आना था और वो आई जीत कर। लेकिन आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर बिल्किस बानो के परिवार के साथ बलात्कार बिल्किस बानो से करने वाले, उसकी बच्ची को मारने वाले, परिवार के 7 लोग, कुल 14 हत्या करने वाले जो 11 लोग थे, उन 11 लोगों को समय के पूर्व इसी तरह विधानसभा चुनाव के पहले गुजरात में रिहा किया गया, जिसमें गुजरात से लेकर केंद्र सरकार तक की मंजूरी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों सरकारों से जवाब देते नहीं बन रहा है, तो कह रहे हैं कि हम कोई जवाब देना नहीं चाहते, फाइल दिखाना नहीं चाहते। उस बारे में हम यहाँ से कैमरे पर एक बार बोल चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। ये समझने की ज़रूरत है कि अपने अपने मुजरिम सबको अच्छे लगते हैं, अपनी जात के, अपने धर्म के, अपनी राजनीति के काम आने वाले मुजरिम सबको अच्छे लगते हैं। ये जो मुजरिम थे 11 के 11 हिंदू मुजरिम थे, सामूहिक बलात्कार किया था एक गर्भवती मुस्लिम औरत से, उसकी बच्ची को पटक के मार डाला था 3 साल की, उसकी माँ को मार डाला था, पूरे परिवार को मार डाला था, 14 हत्याएं की थी। उन 11 लोगों को जेल से समय के पहले छुड़वा कर उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, मालाएं पहनाई गई, उनको भाजपा के कार्यक्रम में मंच पे बैठाया जा रहा है। ये सब गुजरात में चल रहा है, ये विधानसभा चुनाव के पहले से चल रहा है। तब आप ये सोच लीजिए कि मैं महज नीतीश को कोसूं या मैं महज उत्तर प्रदेश को कोसूं, जहां पर भाजपा के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने अपने चुनाव के पहले ऐसे कई मुजरिमों को समय पूर्व छोड़ा वहां से। ये मामला थोड़ा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि एक आईएएस अफसर के हत्यारे थे जो छूटा है अभी, आनंद मोहन। लेकिन आप देखिए आनंद मोहन, उसकी वाइफ पप्पू यादव, उसकी वाइफ, उत्तर प्रदेश के मुजरिम, सब लोग राजनीति में आके संसद विधानसभा इसको पाट के रखते हैं। मुजरिम नहीं मिलता है तो मुजरिम के पति पत्नी को टिकट देकर उसको बनाते हैं सांसद या विधायक। ये उत्तर भारत का चलन हो गया है। इस बारे में मैंने जो बात की है, एक थोड़ी लंबी बात हो गई है, लेकिन आपको दिलचस्पी से सुनना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए सुनना चाहिए। तो मैं आपको अभी पुष्यमित्र जो पत्रकार हैं बिहार के, उनके साथ रिकॉर्ड की हुई एक बातचीत अभी सुना रहा हूं। पुष्यमित्र, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये आनंद मोहन नाम के इस किरदार का उदय कैसे हुआ था बिहार में? आनंद मोहन एक जमाना था, 90 का दशक जब था, जब राजनीति में अपराधीकरण की पूरे देश में चर्चा होती थी, जब अपराधी सीधे सीधे राजनीति में आ गए थे और वो चुनाव लड़ रहे थे, एमपी एमएलए बन रहे थे। तो उस समय बहुत आसान था सभी मीडिया के लोगों के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए, या थोड़े बहुत अगर वीडियोज बनते होंगे तो उनके लिए, कि जब वो राजनीति में अपराधीकरण की स्टोरी करे तो बिहार आ जाए। और जब वो बिहार आते थे तो 3-4 किरदार उनको मिलते थे। उसमें आनंद मोहन थे, पप्पू यादव थे और शहाबुद्दीन थे, और एक आध और इस तरह के किरदार थे। तो ये उस जमाने के राजनीति में अपराधीकरण के पोस्टर बॉय रहे हैं, और इनकी मैगजीन के कवर पर तस्वीरें छपती थी। माया ने एक बार इनके हथियारबंद दस्ते के साथ इन पर कवर स्टोरी, माया पत्रिका पुराने लोग जानते होंगे, जी। उसमें छापी थी। और भी कई पत्रिकाओं में जब भी इस तरह की बात होती थी तो इनकी कवर स्टोरी छपती थी। बहुत चर्चित रहे हैं ये लोग अपने जमाने में। हालांकि आनंद मोहन खुद को बताते हैं कि वो समाजवादी राजनीतिज्ञ हैं। उनकी नजदीकियां चंद्रशेखर से रही हैं, शंकर दयाल शर्मा से रही हैं, बीपी सिंह से रही हैं, नीतीश कुमार वगैरह, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह भी इनके काफी करीब रहे हैं। तो वो उस जमाने के उदय थे। मैं जो समझता हूँ कि ऐसे लोगों का उदय कैसे हुआ, हालांकि आनंद मोहन खुद को बताते हैं कि वो जेपी मूवमेंट में भी शामिल हुए और फिर कई यूनियन की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। लेकिन इनका जो उदय हुआ ठीक से, वो हुआ मंडल कमीशन लागू होने के बाद। जी। जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो बड़ा क्लैश उभरा, खासतौर पर जातियों के बीच में, जो सवर्ण जातियां थी और पिछड़ी जातियां थी, दोनों के बीच में बहुत टकराहट हुई। और बड़ी तेजी से पिछड़ी जाति के बहुत सारे नेताओं का उदय हुआ।
और वो डोमिनेट करने लगे बिहार में, खासतौर पर जब यादव जाति के नेताओं ने डोमिनेट करना शुरू किया, तो उसके कारण एक विरोध हुआ सवर्ण जाति के बीच में। उसमें से कई किरदार निकले। आनंद मोहन थे, और इधर मध्य बिहार में, उस समय मध्य बिहार था, तो एक परमेश्वर मुखिया करके थे जो जिन्होंने एक रणवीर सेना बनाई थी। हाँ तो रणवीर सेना तो खैर वामपंथी जो सशस्त्र आंदोलन थे उनको टक्कर देने के लिए बनी थी, और उसके साथ उनके टक्कर चलते थे। लेकिन कोसी का जो अंचल है, उत्तर बिहार का जो इलाका है, उस अंचल में दो लोग उभरे, एक आनंद मोहन और एक पप्पू यादव। जी। पप्पू यादव उस पिछड़ी राजनीति के प्रतीक थे, जिसको मंडल आयोग की सिफारिशों के चलते नई नई जीत मिली थी, आरक्षण की जीत भी मिली थी, और राजनीतिक जीत भी मिली थी, क्योंकि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जी। तो वो उस जीत को पिछड़ी जाति के, खासतौर पर यादव जाति के लोग सस्टेन करना चाहते थे, और उसके लिए एक बहुत ही एग्रेसिव, हिंसक राजनेता के रूप में पप्पू यादव निकल के सामने आए। वो चुनाव भी लड़ रहे थे, और जगह जगह बंदूक, हथियार और इन सारी चीजों से टक्कर भी दे रहे थे। और इधर सवर्ण हताशा जो जन्मी जी। कि इतने साल से उनका राजपाट चला था, वो राजपाट छिन गया, राजनीति में भी और नौकरियों में भी। हाँ उस हताशा के प्रतीक के रूप में आनंद मोहन निकले, और उन्होंने भी हथियारबंद तरीके से प्रोटेस्ट किया, और दोनों रॉबिन हुड की तरह निकले, और अपने अपने जो जातियों के खांचे हैं उसमें जी। इनको मसीहा की तरह देखा जाने लगा। जी। तो इस तरह से उनका उदय हुआ। फिर ये लोग बहुत चतुर थे। इन लोगों ने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि लड़ते मरते रहे, इन्होंने अपने आप को राजनीति में शिफ्ट किया, सपरिवार राजनीति में आए ये लोग। ये भी खुद एमपी बने, इनकी पत्नी एमपी बनी, आनंद मोहन की पत्नी भी एमपी बनी, पप्पू हाँ यादव की पत्नी भी एमपी बनी। हाँ। और तो सपरिवार ये लोग राजनीति में भी आए, लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह जाते आते रहे, राजनेताओं का इनको वरदहस्त मिलता रहा, उस जी। समय स्वीकारिता हो गई। तो ये आनंद मोहन का चरित्र रहा। और हाँ उसी चक्कर में इन दोनों से, जो आनंद मोहन थे और पप्पू यादव थे, दोनों से एक एक बड़ी हत्या हुई। हाँ। पप्पू पप्पू यादव ने पर इल्जाम आता है पूर्णिया के एक वामपंथी नेता थे अजीत सरकार, उनकी हाँ। हत्या का। हाँ। और वो केस मुकदमा चला, जिसके कारण वो भी लंबे समय तक जेल में रहे। जी। और आनंद मोहन पर डीएम कृष्णैया के मॉब लिंचिंग का जी। आरोप आता है, हाँ। और मॉब लिंचिंग को अगुवाई करने का, तो उसके कारण वो भी जेल में रहे। पप्पू यादव पहले छूट गए, ये बाद में छूटे हैं। उसी तरह से शहाबुद्दीन पर एक चार्ज आता है, जो वामपंथी नेता, युवा नेता थे चंद्रशेखर, उनकी हत्या का। जी। ये तमाम लोग जो थे, भले हम लोगों को लगता है कि अगड़ी पिछड़ी और अलग अलग जातियों के प्रतीक रहे हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये तमाम लोग ऐसे नेता थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष जो बिहार में लंबे समय से चल रहा था, हाँ। वामपंथी धड़ों के द्वारा, समाजवादी धड़ों के द्वारा, हाँ। उसको खत्म करने के दिशा में ज्यादा काम किया। हाँ। हाँ बिल्कुल पूरा सही बोल चरित्र रहे हैं बदल आप। गया। हाँ। हाँ। और मैं जातिवादी जी, मैं चाहता हूं आप जी थोड़ा हाँ। उस घटना को याद करके बतलाएं कि जो कलेक्टर जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, उधर उत्तर भारत में डीएम ज्यादा इस्तेमाल होता है उसके लिए। और हम्म, एक दलित परिवार से निकल के आया हुआ लड़का था कृष्णैया, कम उम्र का कलेक्टर जी। था उस समय। उसको जिस तरह से मारा गया, मेरी याददाश्त अगर साथ दे रही है, तो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी डीएम को उसके इलाके में मॉब लिंचिंग से ऐसा मारना, शायद दूसरा मामला मुझको याद नहीं पड़ रहा है। तो ये ऐसी नौबत क्यों आई थी, क्या मामला था ये? देखिए, गोपालगंज के वो डीएम थे। दिलचस्प है कि उससे एक दो साल पहले गोपालगंज के एक अन्य डीएम की भी हत्या हुई थी। अच्छा। अ, हाँ, लेकिन वो अलग किस्म की हत्या थी। वो भी बहुत रोचक कहानी है, उसकी हाँ। बात हम लोग कभी और करेंगे। उस हाँ। समय एक बाबा थे, जिस हाँ। बाबा पर कार्रवाई की थी उस डीएम ने, तो उन्होंने बम से उड़वा दिया था उस डीएम। ओहो। ओहो। वो एक अलग कहानी है, वो भी बहुत दिलचस्प कहानी है। लेकिन जो कृष्णैया थे, कृष्णैया बहुत गरीब परिवार के थे, दलित हाँ। थे। हाँ। बहुत संघर्ष करके वो आईएएस बने थे, हाँ। और उनकी शुरुआती नौकरी ही थी, पहले चंपारण में उनकी पोस्टिंग हुई। चंपारण में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हाँ। और उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको कृष्णैया अच्छे लगते थे। हाँ। तो वो अपने गृह जिला, जो उनका लालू यादव का गृह जिला था, वहां उन्होंने उनको डीएम बनाया गोपालगंज में। हाँ। और उन्होंने अच्छा काम भी किया दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए, और उनका उनकी अच्छी छवि थी, बहुत ईमानदार, बहुत ये।
अच्छे नेता थे। हाँ। दरअसल हुआ ये कि एक आनंद मोहन के सहयोगी थे। आनंद मोहन ने उस समय तक एक पार्टी बना ली थी, जो है बिहार पीपुल्स पार्टी। अच्छा। उसके हाँ, उसके सहयोगी थे छोटन शुक्ला, वो भी अपराधी थे और सवर्ण जाति के ही अपराधी थे। तो छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी और उस हत्या में जब शव यात्रा निकल जा रही थी तो आनंद मोहन पहुंचे थे। उस समय एग्रेसिव थे और बहुत ज्यादा खुल के बोलते थे और उनकी बात का असर होता था। तो वो वहां पहुंचे और शव यात्रा निकल रही थी और तमाम चीजें हो रही थी। जो कोर्ट के जजमेंट में है कि उसी समय जो गोपालगंज के डीएम थे कृष्णैया, मुजफ्फरपुर से वापस किसी मीटिंग में भाग लेके गोपालगंज लौट रहे थे और हाँ। शव यात्रा इधर से जा रही थी और शव यात्रा में काफी भीड़ थी, काफी लोग थे। हम्म। तो जब शव यात्रा में शामिल लोगों ने देखा कि एक लाल बत्ती की गाड़ी जा रही है, हम्म। तो जो गुस्सा था वो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उस सरकार के प्रतीक पर लोगों हम्म। का गुस्सा नारे के रूप में उठने लगा। उस समय मॉब लिंचिंग की स्थिति नहीं बनी थी। हम्म। लेकिन कहा जाता है, जो रिकॉर्ड जजमेंट में भी शायद दर्ज है, कि आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला के भाई फुटकन शुक्ला को कहा हम्म। कि यही लोग तुम्हारे भाई के हत्यारे हैं, इसको जिंदा नहीं छोड़ना। हम्म। तो फिर वो आगे बढ़ा और भीड़ आगे बढ़ी। फिर उनको उन पर गोली चलाई गई, उनको फिर पत्थर से कुचला गया और बुरी तरह से हम्म। उनकी हत्या भीड़ ने कर दी। हम्म। और इसी आधार पर ये बड़ा दिलचस्प है कि जो जजमेंट हुआ तो उसमें बाद में सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन को ही सजा हुई, अच्छा। बाकी सब लोग बरी हो गए। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे हाँ, वहां पर? पहले फांसी की सजा हुई। जब घटना हुई तो लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जब सजा हुई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 2007 अच्छा। में सजा हुई इनको। तो 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो ये बहुत, इसे तो उसको अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं हम लोग। हाँ। कि 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो उन पर सबसे बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर थी क्राइम को, अपराध को नियंत्रित करना। हाँ। तो 2005 से 6-7 के बीच में जितने बड़े स्टॉलवर्ड अपराधी राजनेता थे सब जेल चले गए, किसी अच्छा। न किसी केस में। हम्म। हाँ, शहाबुद्दीन जेल चले गए, पप्पू यादव जेल चले गए, मुन्ना शुक्ला जेल चले गए, जो भी अपराधी थे। तो आनंद मोहन पर भी एक मुकदमा खुला और इनको सजा हो गई और ये जेल चले गए। फांसी ठीक। की सजा हुई और जेल। हाँ। तो तो अब नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने अतिरिक्त दिलचस्पी लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को बदल कर, यानी सरकारी कर्मचारियों की हत्या जैसे मामले में जो शामिल है उसको इसका रिहाई का, जल्दी रिहाई का फायदा नहीं मिलना चाहिए, नियम चले आ रहा था और पूरे देश में है ये। उस नियम को बदल कर नीतीश कुमार ने ये किया है, तो इनको ऐसा क्या फायदा दिख रहा है आनंद मोहन में? देखिए, आनंद मोहन में क्या फायदा है, ये बहुत दिलचस्प बात है। और जब अभी आनंद मोहन की रिहाई हो गई है तो सोशल मीडिया में गुजरते हैं तो उनके स्वजातीय लोगों में जो एक अलग किस्म का हर्ष है हाँ। वो दिखता है। हम्म। दूसरी बात की बहुत सारे लोग ऐसे जो लिबरल हैं और समझदार हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से इस फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। बिहार का जातिवादी चेहरा इस फैसले के बाद दिखता है उनके स्वजातीय लोगों में, कि वो कोई विरोध नहीं है। ज्यादातर लोग डिफेंड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कि उनको सजा, एक तो कई लोग कहते हैं कि निर्दोष थे, कई लोग कहते हैं कि सजा काट ही चुके थे, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ इस पर क्यों हो। मैं आपको सब पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले की बात है, शहाबुद्दीन की इसी तरह से रिहाई जेल से हुई थी। तो उस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज रिएक्शन हुआ था। हाँ। उनके पुराने अपराध याद दिलाए गए और कहा गया। और उस तेज रिएक्शन के बाद हम लोग, मैं खुद उसमें शामिल था कि एक अपराधी को क्यों इस तरह से रिहा किया जा रहा है, इतना खूंखार अपराधी है, उसकी जगह तो जेल में है। हम्म। तो प्रशांत भूषण जी ने हम लोग के संपर्क करके पीआईएल किया जी। सुप्रीम कोर्ट में। फिर बिहार सरकार भी ने भी पीआईएल किया और फिर हाँ। वो दोबारा जेल गए। हाँ। वो दोबारा जेल गए। हम्म। लेकिन ये सब इस मामले में होता नजर नहीं आ रहा। हम्म। न बिहार सरकार कुछ कर रही है, बिहार सरकार ने तो करवाया ही। अब हम्म। ये जो सवाल आपका है कि नीतीश कुमार को क्या लाभ दिख रहा है, नीतीश कुमार अभी अपने राजनीति के अंतिम और सबसे गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। हाँ।
पिछले साल चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने सोच लिया था कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ। तो पहली उनकी योजना ये थी कि उनको बीजेपी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दे। हम्म। तो वो बना नहीं, तो फिर वो अलग हो गए हैं। हम्म। अब वो एक तरह से जो अभी चल रहा है कि विपक्ष के कन्वेनर के रूप में, विपक्ष को एकजुट करने के रूप में इस तरह का कोई काम करना चाह रहे हैं। हाँ। तो उस कोशिश में वो बीजेपी को डैमेज करना चाहते हैं। हाँ। बीजेपी का स्वाभाविक वोट बैंक है सवर्ण वोट बैंक, हाँ। जो है, इस फैसले से वो चाहते हैं कि सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाए। हम्म। और वो लग रहा है जो सेंध लगाते नजर आ रहे ऐसा। हैं। नीतीश कुमार का इस बात, हाँ, लेकिन पुष्य मित्र, ये बात बतलाइए, जातियों से परे क्या ऐसी हरकत से, ऐसे फैसले से देश का शरीफ वोट बैंक जो है वो अलग नहीं होगा उनसे? जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो उनके एक साथी को इस तरह से मारा गया था। ये वोट बैंक ऐसा इस तरह से काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये बड़ा हम अपने देश का दुर्भाग्य है। हम लोग अपराधियों को भी बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम लोग अतीक मोहम्मद अहमद को अलग तरीके से देखते हैं और आनंद मोहन को अलग तरीके से देखते हैं। आनंद मोहन के प्रति लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। जो नफरत और गुस्सा हम लोगों के मन में अतीक अहमद के प्रति दिखता है, शहाबुद्दीन के प्रति दिखता है, हाँ। वो आनंद मोहन के प्रति नहीं दिखता है। ये क्या ये धर्म सच्चाई का है। जो, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण जो हो गया है देश की सोच का, क्या उसकी वजह से धार्मिक है? और जाति है। अच्छा। हम लोग ज्यादातर लोग जो है सवर्ण मानसिकता से भी पीड़ित है। अपना गुंडा सबको शरीफ लगता है। और ज्यादातर लोग सवर्णों के हिसाब से सोच रहे हैं। और राजपूत जाति जो बिहार में है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल जाति है। वो अपना ही नहीं, अपने आसपास के कई जातियों के कई समूहों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो लोग, और प्रभावित इन्फ्लुएंस होता है। तो वो इन्फ्लुएंस भी करेंगे। मैं पुष्य ये मित्र, बहुत मैं, दिलचस्प है। हाँ, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। आपने कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करने के दिशा में कुछ काम करते दिख रहे हैं अभी राष्ट्रीय हम्म। राजनीति में। क्या दूसरी पार्टियां जो हैं जिनको अलग अलग प्रदेशों में इस सवाल का सामना करना पड़ेगा कि ये नीतीश कुमार जिन्होंने एक कलेक्टर के, एक आईएएस अफसर के हत्यारे को वक्त के पहले ऐसे छोड़ने का फैसला लिया है, क्या उसी हत्यारे की अगुवाई में आप लोग एकता कर रहे हैं? तो क्या बिहार के बाहर आपको लगता है, क्योंकि मैं जिस छत्तीसगढ़ में बसा हूं वहां मुझको अपराधियों के लिए ऐसा टॉलरेंस नहीं दिखता, ऐसी बर्दाश्त हम लोगों में नहीं है अपराधियों के लिए। देश के कई दूसरे राज्यों में माफिया के लिए उतना बर्दाश्त नहीं होगा जितना यूपी बिहार में दिख रहा है। तो क्या हाँ, वहां ये भी बिहार में दिखता है। तो क्या वहां वहां पर नीतीश की वजह से इनके साथ आने वाले पार्टियों को नुकसान नहीं होगा? एक बात ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको नुकसान होगा या फायदा होगा। जी। लेकिन मैं, जो कि दूसरे राज्यों के मनोभाव को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि यूपी और बिहार में कम से कम हम्म। इसको लेके बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी नहीं है। ऐसा। सबके अपने अपने पॉलिटिकल तर्क हैं। सबके खांचे बटे हुए हैं। जिसका जो खांचा है उस हिसाब से वो बात करेंगे। लेकिन ये हमारे आसपास के जो लोग हैं उनमें मैं देखता हूँ कि उनको आना, उनके मन में आनंद मोहन को लेकर टॉलरेंस है। हम्म। अतीक अहमद लोग को लेकर टॉलरेंस नहीं है। शहाबुद्दीन को लेकर टॉलरेंस नहीं है। ये एक चीज बताइए मुझको कि आईएएस अफसरों की का जो एसोसिएशन है ये भी एक मजबूत संगठन है देश का, ये बिहार तक सीमित नहीं है। और ऑल इंडिया आईएएस एसोसिएशन कोई नीतीश कुमार की दहशत में भी नहीं होगा। क्या ये लोग कोर्ट जाएंगे तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कोर्ट जो है सवाल करे कि आपने इस नियम को क्यों बदला है? हालांकि उसमें 27 लोगों को छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन ये जी, फैसला जो है ये अदालत से खारिज हो सकता है, ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है? देखिए, हो सकता है। और खारिज होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत फैसला है। बहुत हाँ। सारे लोग इसके के खिलाफ अदालत जा रहे हैं, जाएंगे भी। हाँ। और खारिज होना भी चाहिए। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता है ना, हम्म। अगर खारिज भी हो जाएगा तो उनको लगेगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट प्रूव कर दिया कि मैं तो छोड़ दिया था, मैंने तो छोड़ना हाँ, चाहा था, अब अदालत का हाँ, मैं क्या करूं ऐसा। हाँ, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। अच्छा।
तो अदालत उनको में चाहे कहीं- हार हो, आज वो जीत गए हैं। हाँ, वो जीत गए हैं। हम्म। उन्होंने एक पूरी जाति को, हम्म। इन्फ्लुएंशियल जाति को अपने पक्ष में कर लिया है। भले अच्छा। वो उसको वोट ना दें, हम्म। भले उस जाति के ज्यादातर लोग वोट ना दें, हो सकता है कि उनमें योगी आदित्यनाथ के प्रति ज्यादा जी। फैन फॉलोइंग हो, हाँ। लेकिन वो उस जाति के लोग अब कभी हम्म। पिछले अगले 2 साल तक नीतीश कुमार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बतलाइए पुष्य मित्र, ये नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का जो लेबल दिया गया है, जिसने भी दिया होगा, ये किस तरह का सुशासन है ये बिहार का? हम लोग ऐसा नीतीश कुमार नहीं देखे हमेशा से हुए। करते हैं। हाँ। नीतीश कुमार हमेशा से करते हैं। हाँ। नीतीश कुमार की ये पहली बात नहीं, पहली बार का मामला नहीं है। हाँ। उनके आसपास हमेशा से अपराधी रहे हैं, हाँ। और वो अच्छा। इस चीज को महसूस, हाँ, हमेशा से रहे हैं। आनंद सिंह उनके बहुत करीबी रहे हैं। हम्म। आनंद मोहन भी उनकी पार्टी में रहे हैं। हाँ। समता पार्टी जो उनकी थी, तो उसमें आनंद मोहन थे। हाँ। वो हमेशा से अपराधियों के बीच, मुन्ना शुक्ला रहे हैं, हाँ। खगड़िया के रणधीर यादव रहे हैं। हाँ। ये सब लोग उनकी पार्टी में हमेशा से रहे हैं, तो उसमें इनको कभी उनको परहेज। इनको कोई परहेज नहीं रहा कभी। हाँ, और राजनेता नहीं तो राजनेताओं की पत्नियां, ये हम्म। अपराधी नहीं तो अपराधियों की पत्नियां। हाँ। अपराधियों की पत्नियां बड़ी संख्या में उनकी पार्टी में रही हैं, मंत्री बनती रही हैं। अच्छा। हाँ, वो वो इसको क्राइम कंट्रोल का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो क्राइम पर काम करते हैं, ऐसा हाँ। नहीं क्राइम कंट्रोल का काम नहीं करते हैं, लेकिन वो इसको राजनीति समझते हैं। अच्छा। और वो इसको राजनीति दाव पेच, जैसे जातीय जनगणना कर रहे हैं, तो वो भी उनकी एक राजनीति है। उनको मालूम है कि राजनीति इसी तरह से करनी होगी, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये बहुत और बहुत जी। ये भी सच है कि अगर नीतीश कुमार उनको अपने पाले में नहीं करते, तो बीजेपी उनको अपने पाले में कर लेती है। ऐसा। हाँ, किसी बीजेपी नेता ने ठीक से विरोध नहीं किया इस फैसले का। ये बहुत ही गजब की नौबत है। हम लोग शायद खुशकिस्मत हैं, अगर मैं किस्मत पे भरोसा करूं कि हमारे इलाके में इस तरह की अपराधी राजनीति अभी तक नहीं हो रही है। शायद आगे भी बचे रहें हम लोग। मेरी शुभकामनाएं हैं बिहार के साथ कि वो ऐसी अपराधी राजनीति से मुक्त हो सके। अभी आपने पुष्य मित्र के साथ ये बातचीत सुनी, इससे आपको साफ हुआ होगा कि इन दो प्रदेशों में राजनीति और अपराध का, जातिवाद और धर्म का, इनका आपस में कैसा घालमेल है। आज बाकी हिंदुस्तान को सोचने की ज़रूरत है कि नेताओं का अगर बस चलेगा और किसी प्रदेश की संस्कृति को माकूल बैठेगा, तो बाकी प्रदेशों में भी अपराधियों का ऐसा ही महिमा मंडन होने लगेगा। तो ये बात लंबी हो गई है, पहले मेरी बात, उसके बाद पुष्य मित्र की बात। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं यहाँ ख़त्म करूँ। मेरी ये पूरी उम्मीद है कि आईएएस एसोसिएशन इसके खिलाफ अदालत जाएगी और अदालत नीतीश कुमार के किए हुए नियमों के, जेल मैनुअल के इस फेरबदल को खारिज करेगी। आनंद मोहन सरीखे लोग दोबारा जेल में डाले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुल्क के कानून की जो बहुत मामूली सी समझ मुझको है, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार के इस फैसले को पूरी तरह से खारिज करेगा। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि कौन अदालत जाते हैं और अदालत क्या फैसला करती है। तब तक हम अगली किसी खबर को लेकर आपके बीच यहाँ मौजूद रहेंगे। आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है। फिर आपसे मिलते हैं।